नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं खेमराज चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ISBM यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपके लिए पहला वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ फर्स्ट ईयर के लिए। राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन पद्धति और उसका परिचय, इस विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि राजनीति विज्ञान विषय व्यक्ति के जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। कई ऐसे विषय हैं जो उसका क्षेत्र सीमित है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक राजनीति विज्ञान का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जो उससे जुड़ा ना हो। इसलिए राजनीति विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस कहा जाता है, मास्टर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले मैं आज का शुभ विचार आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन का सबसे बड़ा आयोग किसी ऐसे चीज में लगाने से है जो के बाद भी रहे। तो आज राज्य और राजनीति से जुड़े हुए विषय जो हम आपके समक्ष कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, क्या अचानक से राज्य बने, राज्य का अर्थ क्या है, और राज्य का जब हम अध्ययन करेंगे उसमें किन किन बातों को हम शामिल करेंगे, ये इन सब पर विषय पर हम आपको से यह आज का विषय है। तो सबसे पहले बात, राजनीति विज्ञान जो विषय है व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के अध्ययन से संबंधित है। मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक इन सभी पहलुओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान विषय के साथ जुड़ा हुआ है। तो राजनीति विज्ञान विषय जो है एक व्यापक अध्ययन है जिसे हम जो है राज्य और सरकार के साथ भी जोड़ करके हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ। राजनीति विज्ञान का अर्थ जो है अगर उसकी ये राजनीति विज्ञान जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है और शासन से संबंधित उसके सारे अधिकारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नगर प्राचीन समय में क्या होता है, प्राचीन यूनान में नगर राज्य की गतिविधियों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान जिसे अंग्रेजी में हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, यूनानी भाषा के पोलिस से बना हुआ शब्द है। पोलिस, यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और उन नगर राज्यों की गतिविधियों का अध्ययन को यूनानी लोग पोलिस कहते थे। ये पोलिस शब्द आगे जाकर के क्या हुआ, पॉलिटिक्स हुआ। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि राज्य और राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन हम राजनीति कह सकते हैं, या सरल शब्दों में कहें कि राज्य की नीति का अध्ययन ही क्या है, राजनीति विज्ञान है। तो नगर राज्य की स्थिति, कार्य प्रणाली, उसकी गतिविधियों से संबंधित विषय का अध्ययन को हम ग्रीक निवासी क्या कहते थे, पॉलिटिक्स कहते थे। गार्नर ने एक सरल परिभाषा कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन और आरंभ किसके साथ होता है, राज्य के साथ होता है, राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 2400 साल पहले प्राचीन यूनान में राजनीति विज्ञान का अध्ययन का शुरुआत हुआ और राजनीति विज्ञान का प्रथम जो राजनीतिक दार्शनिक था उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो का जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में। उन्होंने एक बात कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का वृहद रूप है, मतलब राज्य जो है क्या है, व्यक्ति का वृहद रूप है। राज्य, उन्होंने अपनी एक बुक लिखा था द रिपब्लिक ग्रंथ, द स्टेटमेंट और द लॉस। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिन्होंने सबसे पहली बार राज्य और सरकार, राज्य की बात उन्होंने कहा है ना। और उसका एक शिष्य था जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु भी उनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व उनका मृत्यु हुआ था। ये महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय
की आकांक्षा रखने वाला सिकंदर का एक गुरु भी था। प्लेटो ने अपने दार्शनिक चिंतन में एक बात कही थी, एक अवधारणा था, आदर्श राज्य की अवधारणा था। उनका कहना था कि मानव आत्मा के 3 गुण हैं, जैसे विवेक, साहस और क्षुधा। मतलब मानव आत्मा के 3 गुण हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। वैसे ही व्यक्ति के 3 गुण हैं, वो है वैसे ही व्यक्ति में क्या है, 3 वर्ग हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तो मनुष्य में आत्मा के 3 गुण, विवेक, जिसके अंदर विवेक रहेगा वो क्या बनेगा, शासक बनेगा। जिसके अंदर में साहस रहेगा वो सैनिक बनेंगे, और जिसमें भूख प्यास तृष्णा रहेगा वो क्या बनेंगे, उत्पादक वर्ग में आएंगे। तो प्लेटो ने सबसे पहली बार दार्शनिक, शासक, न्याय, शिक्षा और साम्यवाद की अवधारणा दिया, और अपने इस दर्शन में ही उन्होंने राज्य की कल्पना की। केवल कल्पना की थी, लेकिन वास्तविक रूप से राज्य और सरकार की बात व्यवस्थित रूप से बताने का जो कार्य किया वो है अरस्तु है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके पीछे कारण है कि अरस्तु जो है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या उसका पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहली बार शासन का वर्गीकरण किया था। शासन वर्गीकरण जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की बात उन्होंने कहा था। दूसरा चीज उन्होंने संविधान की बात कही। तो एक राज्य चलाने के लिए संविधान, आज से 2400 साल पहले बात करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अरस्तु ने जो है शासन का वर्गीकरण किया, संविधान की बात कही, लिखित संविधान की बात कही, है ना। उनका कहना था कि राज्य समुदाय का समुदाय नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय है। उनका एक रचना था जिनका नाम है, उस बुक का नाम है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स में उन्होंने राज्य के वास्तविक स्वरूपों को उन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ और विकास उसका कैसे हो रहा है। राज्य की अवधारणा अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है, एक संकल्पना था जिसे वास्तविक रूप भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान का नया स्वरूप गढ़ा। और राजनीति विज्ञान के कोई सुनिश्चित सामान्य परिभाषा तो नहीं है, और गार्डनर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के उतने ही परिभाषा है जितने कि राजनीति विज्ञान के लेखक हैं। और अगर हम सरल भाषा में कहें तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन में व्यक्ति के कर्तव्य, अधिकार, शासक के कर्तव्य और व्यक्ति के अधिकारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के 2 पद्धति है मुख्यतः, एक है परंपरागत अध्ययन पद्धति और दूसरा है आधुनिक अध्ययन पद्धति। परंपरागत अध्ययन पद्धति में और मूल्यों पे जोर दिया जाता है, कल्पना पे जोर दिया जाता है। इसे एक प्रकार से कहा जाए तो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इसमें तथ्यों, आंकड़ों के जगह इसमें कल्पना का सहारा लिया जाता है और सिद्धांत का निर्माण किया जाता है ना। तो ये निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। और आधुनिक अध्ययन पद्धति जिसे व्यवहारवादी पद्धति भी कहते हैं, आधुनिक पद्धति कहते हैं, या इसे वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें तथ्य, आंकड़ों का विशेष जोर दिया जाता है। तो ये आधुनिक अध्ययन पद्धति है। आधुनिक अध्ययन पद्धति में तथ्यों, आंकड़ों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है और सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। जबकि परंपरागत अध्ययन पद्धति में क्या होता है कि कल्पना को सही मान करके सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, परंपरागत अध्ययन पद्धति कहलाता है। और राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं उसे 4 महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं। एक है
निश्चित भूभाग, मतलब राज्य का एक निश्चित सीमा होना चाहिए, एक क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा जो है जनसंख्या, जनसंख्या मतलब राज्य की सीमा के अंदर जनसंख्या हो। तो बिना जनसंख्या के राज्य का निर्माण तो संभव है नहीं। जैसे कि हमने पहले कहा कि राज्य जो है समुदाय का समुदाय है, अपितु वह सर्वोच्च समुदाय है ना। राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। तो बिना जनसंख्या के राज्य समाज का निर्माण संभव नहीं है ना। मनुष्य की आवश्यकता जो है को पूरा करने के लिए सबसे मतलब मनुष्य की विकास की यात्रा जो है, जो परिवार से शुरू होता है, परिवार, समाज, कस्बा, गांव, है ना, समुदाय, तो उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति कहाँ होता है? राज्य में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या के बिना हम जो है राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरा सरकार, तो सरकार जो है राज्य का मस्तिष्क है ना। सरकार के बिना हम राज्य का कल्पना करना संभव नहीं है। सरकार जो है राज्य की इच्छा को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो बिना सरकार के हम राज्य की उत्पत्ति की बात संभव नहीं है। और एक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता से आशा ये है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश अपने आंतरिक दृष्टि से क्या हो? सर्वोच्च हो, और बाह्य दृष्टि से क्या हो? स्वतंत्र हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आज़ादी से पहले भारत क्या था? एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि वो आंतरिक दृष्टि से किसी भी प्रकार किसी भी सर्वोच्च नहीं था, और बाह्य दृष्टि से भी वो स्वतंत्र नहीं था। ना ही वो अपने मर्जी से किसी भी देश के साथ विदेश नीति का निर्धारण कर सकते थे, संचालन कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि अब भारत जो है आंतरिक दृष्टि से क्या है? सर्वोच्च है। सभी समुदाय उसके अंदर आते हैं, है ना, सभी संस्था उसके अंदर आते हैं। तो और वो बाह्य दृष्टि से क्या है? स्वतंत्र है। तो राज्य की जो महत्वपूर्ण चार आवश्यक तत्व है वह है निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत है। जैसे पहला शक्ति का सिद्धांत, मतलब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ है? शक्ति की वजह से हुआ है। बिना शक्ति के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देखते भी होंगे, अगर राजनीति में अगर हम शक्ति को निकाल देते हैं तो राजनीति जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शक्ति के आधार पर ही क्या है? राज्य का निर्माण हुआ है। सबसे पहले सर्वोच्च शक्तिशाली राजा ने अपने शक्ति से, बल से क्या किया? किसी राज्य की सीमा को अपना मानकर उसका संचालन किया, तो राज्य का निर्माण हुआ है। दूसरा देवी उत्पत्ति सिद्धांत, हालांकि यह सिद्धांत जो है वर्तमान में उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, लेकिन आज्ञा पालन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्राचीन समय में क्या है? लोग भय से पालन करते थे आज्ञा का। तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत से आशा ये है कि ईश्वर ने क्या किया है? राजा को शासन करने के लिए भेजा है। अगर कोई राजा के आज्ञा का उल्लंघन करता है तो इसका मतलब क्या होता है? कि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन माना जाता है। तो हालांकि आज के वर्तमान समय में देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी प्राचीन समय में बहुत समय तक यह मान्यता अपने प्रचलन में सब लोग यही मानते थे, क्योंकि धर्म और भय के माध्यम से क्या होते हैं? लोग शासित होते हैं। तो आज्ञा पालन की भावना उनके मन में आता है। और एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो वर्तमान में है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत से आशा ये है कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे क्या हुआ? इसका विकास हुआ है ना। पहले परिवार बना, परिवार से कई परिवार मिलकर के कुटुंब बने, कुटुंब से क्या बना?
समुदाय बना, और समुदाय जब व्यक्ति के कलह झगड़े और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम था तो कई समुदाय मिलकर के क्या बना, एक राज्य बना। तो इसलिए कहते हैं कि राज्य समुदाय को समुदाय नहीं बल्कि अपितु क्या है, सर्वोच्च समुदाय है। एक महत्वपूर्ण राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक सिद्धांत ये है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत में क्या है कि लोगों ने क्या किया, आपस में क्या किया, समझौता किया, और समझौते के परिणाम स्वरूप हम अपने ऊपर शासन करने की शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति या राजा को देते हैं, बदले में क्या करेंगे, वो उनके जीवन की रक्षा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है राज्य के उत्पत्ति के संबंध में। तो हालांकि अभी जो वास्तविक जो सिद्धांत है, जो सर्व महत्वपूर्ण प्रचलित सिद्धांत है, वो है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत में क्या है कि ये ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। इस तरह आज का हम ये पहला वीडियो लेक्चरर आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल हम आपको नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। आज धन्यवाद।